Hello students, वेलकम टू फ्यूचर आईज एकेडमी। लास्ट हमने देखा था कि एटीएम का यूज क्या क्या है और बेसिकली इंडिया में कौन से एटीएम यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं जो हमारे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, एफडीज वगैरह होते हैं, वो किस तरह से हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं और उनके क्या क्या एक्चुअल में मीनिंग होते हैं। ठीक है, सो ये इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ में आपके बेसिक डेली यूज में ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट के क्या क्या बेनिफिट होते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे थोड़े इजी टर्म में। फर्स्ट है लोन अगेंस्ट एफडी अप टू 95% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट। यहाँ पे अगर आपके पास एफडी है, ठीक है, आपने एफडी कर रखी है, तो उसके ऊपर आपको लोन मिलता है 95% तक आपको लोन अवेलेबल हो जाता है। सपोज आपने 50,000 की आपकी एफडी है, ठीक है, उसके ऊपर अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपको 95% मतलब 45,000 के अराउंड आपको लोन प्रोवाइड कराया जा सकता है आपके एफडी पे। ठीक है, एक ये छोटा सा एग्जांपल था और बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गारंटेड रिटर्न। जो आपके एफडी होते हैं इस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट होता है ये गारंटी रहता है कि आपको इंटरेस्ट इस पे मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस ऑफ ₹5 लाख इन केस द बैंक डिफॉल्ट। ठीक है, अब जो आपने डिपॉजिट किया है उसके ऊपर आपको 5 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है। अगर बैंक कभी डिफॉल्ट कर जाती है तो आपका जो एफडी का पैसा है वो कहीं डूबने वाला है नहीं, वो आपको कौन पे करेगा, आरबीआई पे करके देगी। ठीक है, नेक्स्ट है एटीसी इनकम टैक्स डिडक्शन अप टू ₹1.5 लाख फाइनेंशियल ईयर पर फाइनेंशियल ईयर। अब इसमें क्या है, जो इनकम टैक्स, हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट एटीसी है उसके अंदर में क्या होता है, इसमें जो हमारे एफडी है वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आपका जो एफडी है वो 1.5 लाख तक है, ठीक है, तो उतना क्या होता है आपके इनकम टैक्स में से वो डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हायर इंटरेस्ट रेट फॉर सीनियर सिटीजन। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, 60 के अबव है, उनको क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, सपोज किसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं वो 6%, तो जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.65% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब 6.65% उनको क्या मिलता है, 0.65% उनको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट मिलता है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन। इसमें क्या है, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट ऑप्शन देखने जाए तो इसको क्यूमुलेटिव भी कर सकते हो और नॉन क्यूमुलेटिव ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, सेफ ऑप्शन रहता है, इसमें मार्केट का कोई भी रिस्क नहीं रहता है। इससे शेयर मार्केट ऊपर चढ़ रहा है नीचे उतर रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं होता। आपका जो एफडी रहता है वो टोटली सेफ रहता है। ठीक है, इनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग्स। ठीक है, ये क्या करता है, हैबिट को क्या करता है, हमारे इनकरेज करता है, किसकी हैबिट को, जो हम सेविंग करते हैं। ठीक है, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम इतना सेव करके आगे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन हम वो सेव नहीं कर पाते। लेकिन अगर एफडी है हमारे पास तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हमें उसको यूज करना होता है, लॉन्ग टर्म के लिए वो बैंक के पास पैसे रहते हैं, तो उसमें क्या फायदा मिलता है हमें, कि हमें सेविंग करने की आदत सी पड़ जाती है कि हमें हर महीने इतना हमारे एफडी में उस इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा हो जाता है, छोटे से वो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो हमारी जो हैबिट होती है वो सेविंग की बढ़ते जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द असेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक इन इंडिया। ठीक है, अब कौन सा ऐसा असेट्स है जो कमर्शियल बैंक में इंक्लूड नहीं होता एज एन एसेट। ठीक है, आपका एडवांस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये भी आपके एसेट में आता है, लेकिन आपकी जो डिपॉजिट्स होती है वो आपके एसेट में नहीं कवर होती। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल दिया है, दिस मच बेसिक अंडरस्टैंडिंग टू मनी बैंकिंग फाइनेंशियल एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरेज सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, अब इसका आपको मतलब नहीं समझा होगा कि मैम ने क्या बोला। सपोज आपने डिपॉजिट किया आज ₹100 आपके अकाउंट में, ठीक है, अब कल आपको जरूरत पड़ी और आपने क्या किया, इसको निकाल लिया, ठीक है, विड्रॉल कर लिया, तो वो तो आपके एसेट में नहीं आएगा, वो तो आपके लिक्विड मनी हो गया कि आप उसको
क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, फिर आपको जरूरत पड़ने पर आप उसको विड्रॉल कर ले रहे हैं साथ साथ में, ठीक है, तो वो आपके एसेट में इंक्लूड नहीं होगा। जो एडवांसेस होते हैं, अगर आपने किसी को एडवांस दे के रखा है, मतलब आपने उतना चीज एक्स्ट्रा दे के रखा है, तो वो आपके एसेट में इंक्लूड होगा। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, लैंड में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, किसी भी चीज में, फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो भी आपके असेट्स में आएगा, ठीक है। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ऐसा ऐसा मनी जो आप छोटे नोटिस पे और या फिर लॉन्ग टर्म में उस मनी को यूज कर सकते हैं, अपने यूज में ला सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है इंश्योरेंस सेक्टर। जो इंश्योरेंस होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। पहला है पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस और दूसरा है प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस, ठीक है। अब दोनों में चीजें सेम है। तो इंश्योरेंस का तो आप लोग को काफी अच्छे से पता होना चाहिए। आजकल देखे होंगे, आपको कॉल भी बहुत सारे आते हैं कि ये हमारे इंश्योरेंस लीजिए, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस है, ये कार इंश्योरेंस है, बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस से तो आपको सिर्फ इतना जर्नल याद रखना है कि इंश्योरेंस में एक इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपकी जो मेडिकल हेल्थ ये सारी चीजें जो है आफ्टर डेथ, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ये सारी चीजें किसमें कवर हो जाती है, लाइफ इंश्योरेंस में। और जनरल इंश्योरेंस में क्या होता है, जैसे आपका व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, असेट्स पे इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, आपके आपका जो बिल्डिंग है उसके ऊपर इंश्योरेंस हो गया, कुछ प्रोडक्ट आपने परचेस किया इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पे ऊपर जो इंश्योरेंस हो गया, ये सारी किस में आती है, जनरल इंश्योरेंस में। तो इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे छोटे छोटे चीज को आप कंबाइन करके याद कर सकते हो, ठीक है। अब लोन के कौन कौन से फॉर्म होते हैं ये यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, क्रेडिट कार्ड, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, फेस्टिवल लोन, कंज्यूमर लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट पेंशन, लोन टू डॉक्टर फॉर ओपनिंग क्लिनिक, ठीक है। आप देखेंगे तो हर चीज का हर चीजों के लिए क्या मिलता है हमें, लोन आजकल इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिजनेस, स्मॉल बिजनेस लोन में क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म बिजनेस लोन होते हैं जो कि हमें छोटे टाइम में इसको रीपे करना होता है, ठीक है। तो भाई ये जो लोन होते हैं, ये लोन उनको ही मिलते हैं जिनके बिजनेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, ठीक है। एसएमई एंड एमएसएमई लोन, ये इसमें क्या होता है, जो ये लोन होते हैं मीडियम साइज के, इनमें क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई फैक्ट्री इंस्टॉल की, ठीक है, आपकी कोई फैक्ट्री ओपन की है आपने, तो उसमें आपने छोटे चीजों के लिए, मतलब कि छोटे टाइम के लिए, छोटे ड्यूरेशन के लिए आपने लोन अप्लाई किया है, तो आपको जब लोन मिल गया तो उसको 5 ईयर के लिए या 10 ईयर के लिए, मैक्स टू मैक्स 10 ईयर या 5 ईयर के लिए आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है, जिसके थ्रू आपको उतने ड्यूरेशन में आपको लोन पे करना पड़ता है, ठीक है। स्मॉल बिजनेस लोन फॉर द वुमेन, ठीक है। अब जो वीमेन होती है उनके लिए भी ये लोन इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल लोन क्या होता है, it means that the company is not required to put down any collectant to secure the loan, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, एक कोई भी कोलेटरल जो होता है सिक्योरिटी के लिए नहीं रखा जाएगा, ये लोन ले लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे हम, थोड़े टाइम में आपको रीपे कर देंगे, हमारा कोई भी कोलेटरल आपको एज अश्योरिटी के थ्रू अश्योरिटी के लिए रखने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड मशीनरी लोन, ऐसे लोन जो अनसिक्योर्ड मशीनरी होती है उसके अगेंस्ट में प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। तो ये सारे स्मॉल लोन है, ठीक है। इंश्योरेंस सेक्टर में आप देखेंगे तो ग्रोथ कैसे होता है, आजकल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, सभी लोग इंश्योरेंस कवर कराते हैं, ठीक है, सभी लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, तो ग्रोथ क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारा हाई होते जा रहा है इंश्योरेंस का, ठीक है। ये एक डेटा है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगे तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये जो है जर्नल और हेल्थ इंश्योरेंस में और लाइफ इंश्योरेंस, इसमें क्या क्या कवर होते हैं, कौन कौन सी कंपनी कितने इन्वेस्टमेंट है, मतलब कितना शेयर है उनका, वो कितने लोग उस कंपनी के इंश्योरेंस परचेस करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। ये हमने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस तो आपको समझ गया होगा। फिर नेक्स्ट है नॉन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। इसमें मैंने बताया कि मोटर इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस जैसे आग वाग लगे कुछ, हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें आ जाएगा,
मरीन इंश्योरेंस, ठीक है। मरीन इंश्योरेंस में क्या होता है, जो मरीन में काम करते हैं, ठीक है, जो नेवी और आर्मी वगैरह आप लोग देख रहेंगे, तो इनको क्या मिलता है, मरीन इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। कि कभी उनकी जहाज वगैरह डूब गई, उनको थ्रेट हो गया, कुछ भी खतरा हुआ, तो उसके ऊपर भी उनको इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। फिर ये है कि इंश्योरेंस का नेशनलाइजेशन कैसे कैसे हुआ, कब कब हुआ, ये सारी चीजें इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बस एक फैक्चुअल डेटा है जो मैंने आप लोग को इधर शो किया है, ठीक है। अभी इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या इश्यूज और चैलेंजेस है इंडिया में, ये हम लोग देखेंगे। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट इन इंश्योरेंस सेक्टर, द पब्लिक सेक्टर इज स्टिल dominating after even a decade of opening the doors of the this sector, ठीक है। अगर आप देखने जाएंगे तो पब्लिक सेक्टर में इतनी ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, कोई इंश्योरेंस नहीं परचेज करता, लेकिन वही प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो उनके इंश्योरेंस जल्दी से जल्दी रीसेल हो जाते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी लोग परचेस कर लेते हैं, क्योंकि उनकी स्कीम वगैरह अच्छी होती है, ठीक है। हर जगह अवेलेबिलिटी होती है उनके इंश्योरेंस की, ठीक है। दिस सिचुएशन डज पुट सम burden on the private sector companies to innovate the different themes themselves to that they could have a better shares in the market, ठीक है। अब ये क्या करती है, जो पब्लिक सेक्टर होती है वो क्या करती है, उनके इंश्योरेंस, सॉरी मेरा यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो उनके जो इंश्योरेंस होते हैं वो लोग ज्यादा परचेज करते हैं और कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर के कम, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जो इंश्योरेंस होते हैं वो कम रेट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं सारे किसी को, लेकिन जो प्राइवेट के होते हैं उनमें उनको जो रेट होता है वो ज्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है, और उनको कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इनके जो मार्केट में शेयर होते हैं वे पब्लिक के, प्राइवेट के ज्यादा होते हैं और पब्लिक के इतने ज्यादा नहीं होते, ठीक है। फिर क्लाइंट सर्विसिंग में क्या होता है, मेकिंग द पोर्शन कस्टमर potential customer understand about insurance products in a simple and a meaningful way pose a big challenge in a front of insurance companies। अब ये क्या करते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं इनके एक अलग अलग डिमांड होते हैं। अभी देखेंगे आप, कोविड का टाइम चालू है, तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है जब वो इंश्योरेंस सेल करती है कि सर मैडम आप ये इंश्योरेंस हमारे कंपनी का परचेस करते हैं तो आपको जो कोविड का है वो पूरा जो ट्रीटमेंट है वो आपको फ्री में इसमें करके दिया जाएगा, या फिर वो भी इसमें कवर है, ठीक है। तो ऐसे सारे चीजें चेंज होती रहती है। फिर ये 24 दिसंबर को क्या आता है, हमारा नेशनल कंज्यूमर डे। कंज्यूमर डे में क्या होता है कि कंज्यूमर को अपने हक की बात याद रखनी चाहिए, वो अपने चीजों के लिए खुद फाइट कर सकते हैं, ठीक है। 24 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एट नेशनल कंज्यूमर डे, ठीक है। ये कब से मनाया जा रहा है, 1986 से। ये कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको किसी भी चीज की कोई भी तकलीफ होती है तो आप इस कस्टमर केयर नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेज है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना बस। थैंक यू सो मच। और किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे।